बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मरतबा फिर से जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो दौड़ें हैं सबकी वो लगवा दी गई हैं। अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। क्या बड़ा मुकदमा, क्या बड़ा फैसला जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में भी साइफर केस में ज़मानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त सामने आई है और इस दरख्वास्त पर भी डेवलपमेंट सामने आई है। नोटिस इशू हो चुके हैं। इसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि मुसलसल ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी, क्योंकि अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है। वहां पर अब इमरान खान साहब की साइफर मुकदमे में ज़मानत की दरख्वास्त को सुना जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर इसके अलावा भी तकरीबन 200 के करीब मुकदमात हैं। उन मुकदमात का क्या होगा, इमरान खान साहब को रिहाई कब मिलेगी, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं आता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने कैसे एक मरतबा फिर से थरथरी जो है वो मचा दी है, ख़ास तौर पर ताकतवर ऐवानों में। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ हुआ है कि ऑडियो लीक से रिलेटेड एक अहम मुकदमा है जिसकी समाअत जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से की जा रही है। आज भी इस केस की जो समाअत है वो हो रही है। लास्ट समाअत में अटॉर्नी जनरल से इन्होंने जवाब मांगा था, लेकिन जो जवाब दिया गया था अदालत को, उससे अदालत मुतमईन नहीं थी। तो दोबारा कहा गया था जी कि आप जो जवाब हैं वो अदालत में जमा करवाएं और 30 अक्टूबर तक जो वक्त था वो दिया गया था। अब नाज़रीन इसमें जो अहम मुद्दा है वो सवालात हैं जो कि अदालत की जानिब से उठाए गए हैं, क्योंकि ऑडियो लीक्स के बाद ये सवालात थे कि आखिर कैसे वज़ीर-ए-आज़म एक मुल्क का है, उसकी ऑडियो लीक हो जाती है, लोगों की ऑडियो लीक हो जाती है, तो ये कैसे जो ऑडियोज़ हैं वो लीक हो जाती हैं। तो अदालत ने जो सवालात पूछे और फिर इसके बाद इसकी समाअत की तरफ आता हूँ। तो अदालत ने कहा जी कि ऑडियो टेप कौन किस कानून के तहत करता है, और ऑडियो टैप जो है वो कौन और किस कानून के तहत करता है। तो सबसे पहला सवाल जिसको जो हुकूमत थी, अटॉर्नी जनरल जवाब नहीं दे पाए और दोबारा उनसे जो जवाब था वो मांगा गया। दूसरे नंबर पर किस इदारे के पास ये सलाहियत है। सबको मालूम है किसके पास ये सलाहियत है और फिर कौन ये करता है और किस कानून के तहत ये करता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है उनके इन सवालात ने ख़ास तौर पर जो है वो जो मैं कह रहा हूँ कि थरथरी एक मचा कर रख दी है। फिर इसके अलावा तीसरा सवाल जी कि शहरियों की प्राइवेसी के आइन में दिए हक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार कौन है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है। अच्छा, यहाँ पर तो मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ ना कि ऑडियोज़ वगैरह सामने आ जाती हैं, तो यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर से भी हटकर वो भी सवालात या वो वाला भी मामला है, लेकिन वो एक आम शहरियों के हवाले से भी जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने बड़े अहम सवालात उठा दी। और ये जस्टिस बाबर सत्तार वही हैं जिन्होंने जो एक अहम ऑब्जर्वेशन दी थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रही है, ख़ास तौर पर कि ये एक मुकदमे के बाद दोबारा जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, खैर अगर वो इसके ऊपर कोई फ़ैसला दे देते तो शायद ये गिरफ्तारियां रुक जाती, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि वो इस बेंच से अलहदा हो जाएं। और फिर कल भी उन्होंने एक खिताब भी किया और उसमें फिर उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो कोई दबाव नहीं कबूल करता, लेकिन तब दबाव कबूल करता हूँ जब अपने रिश्तेदारों या करीबी लोगों का कोई दबाव हो, और फिर मैं समझता हूँ कि मुझे ख़ुद को उस बेंच से ये अलहदा कर देना चाहिए। तो वो इनडायरेक्टली इसके साथ अगर पॉइंट्स जोड़ें तो वो मिलते हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने खैर अपनी वो दे दी थी और ये एक बड़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉजिटिव पॉइंट भी था, जिसको वो अदालतों में आगे चलकर ये अदालत के सामने रख सकते हैं। बहरहाल मज़ीद अब इस केस में भी उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। फिर वो कहते हैं अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज़्म के तहत रिकॉर्डिंग कर सकती है। फिर इसके अलावा छठा सवाल ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने के हवाले से क्या सेफगार्ड्स हैं। सातवां सवाल अगर इजाज़त नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार होगी। यानी कि वो सवाल पूछने का मकसद ये है कि अगर इजाज़त नहीं है कानून देता तो फिर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, गैर कानूनी रिकॉर्डिंग की रिकॉर्ड की गई कॉल्स
रिलीज़ की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? तो ये जो सवालात हैं वो अदालत की जानिब से रखे गए हैं और आज इसके अंदर जो जवाब था वो जमा करवाया जाना था हुकूमत की जानिब से, लेकिन अभी इस केस की जो लेटेस्ट अपडेट्स है, पेशरफ्त है, वो ये है कि समात चल रही है और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी मौजूद हैं और इसमें इन कैमरा समात की जो इस्तदा है वो हुकूमत की जानिब से कर दी गई है कि जो समात है वो इन कैमरा की जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने इंपॉर्टेंट फिर सवालात हैं, इन सवालात के जवाबात भी देने हैं, तो फिर अगर वो इन कैमरा हो जाए तो फिर शायद जो सवालात हैं इनके वो जवाबात दे सकें। और मेरे ख्याल से अगर इन कैमरा भी होती है और ये सवालों को जो जवाब देते हैं तो हो सकता है कि जो मुखालिफ वकील हैं उनके थ्रू जो चीज़ें वगैरह हैं वो चूँकि आकर अपनी वो ब्रीफिंग भी दे देते हैं या मीडिया टॉक कर देते हैं कि ये चीज़ हुई है। इमरान खान साहब का जो केस है वो इसी तरह से होता है कि इमरान खान के वकला बाहर आकर बता देते हैं कि ये प्रोसीडिंग हुई है, नहीं तो वहाँ पर अंदर तो मीडिया को इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल अभी तक इन कैमरा की इस्तदा मंजूर तो नहीं हुई, लेकिन इन कैमरा भी होती है तो अगर ये चीज़ें बताई जाती हैं तो ये सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़े एक अहम सवालात जो हैं वो जस्टिस बाबर सत्तार ने एक मरतबा फिर से इस मुकदमे के अंदर उठा दिए हैं। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की रिहाई से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुई है, एक तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है साइफ़र मुकदमे में ही। अच्छा, इसमें नोटिस जारी हो गए हैं, अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन इस पर इनिशियल तौर पर यह हुआ कि शाह महमूद कुरैशी की इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे हैं। और एतराज़ात क्या लगे हैं वो भी आप सुन लें। एतराज़ात ये लगे हैं जी कि जो आपने दस्तावेज़ात दी हैं वो तरतीब के साथ नहीं है। पहले तो एतराज़ात के साथ ही ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हुई और चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने इसकी समात की और चीफ़ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि आपने दस्तावेज़ात तरतीब के साथ नहीं लगाए, इसलिए एतराज़ लगा। आप दस्तावेज़ात को तरतीब में लगा कर दोबारा दे दें, हमारी दरख्वास्त हंगामी नौयत की है, नोटिस जारी करने की इस्तदा की जाए। ये शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा आप दस्तावेज़ात तरतीब से दे दें, फिर इस पर नोटिस जारी कर देते हैं। तो ये खैर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ था, उसी टाइम ही वो बता देते, उसी टाइम ही ये तरतीब से दे देते उनको, तो मामला ख़त्म हो जाता। तो बहरहाल समात के दौरान ये चीफ़ जस्टिस साहब ने ये बताया, फिर उसके बाद वो तरतीब से उनको दे दी गई चीज़ें, तो उसके बाद इस दरख्वास्त के ऊपर जो नोटिस हैं शाह महमूद कुरैशी की वो जारी हो गए हैं। ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की उनकी दरख्वास्त थी। और फिर इसी तरह से इमरान खान साहब की रिहाई से रिलेटेड बताता चलूँ तो साइफ़र केस में ही चूँकि उनकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है, तो अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, लेकिन आज या कल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो भी आ जाएगी, क्योंकि वो कह चुके हैं कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी ज़मानत शायद मंजूर हो जाए, लेकिन अगर वहाँ से भी उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है तो उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया जाएगा। जो इसकी रीज़न है वो मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर ये जो 200 मुकदमात हैं, 200 के करीब मुकदमात जिस तरह से बाकियों के साथ हो रहा है, तो इस तरह से इमरान खान साहब की भी एक के बाद दूसरे मुकदमे में दोबारा से गिरफ़्तारी डाल देंगे। दोबारा से गिरफ़्तारी का मतलब फिर नीचे से आप चलते चलते आएँ और फिर उसमें आप ज़मानत की दरख्वास्तें दें, उसमें होती या नहीं होती, तो इसी तरीके से जो टाइम है वो निकलता रहेगा। तो ये इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है। तो बस जब मंजूरी होनी है तो फिर मंजूरी हो जाएगी, फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से नवाज़ शरीफ जो है वो आते हैं, उसके बाद उनके जो केसेस हैं कैसे उनमें धड़ाधड़ उनको रिलीफ मिलता है, तो जब इमरान खान साहब के भी मामलात अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर उनका भी यही जो चक्कर है वो हो सकता है। तो बहरहाल फ़िलहाल साइफ़र मुकदमे में भी अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तो अगर उनको जेल में रखना हुआ तो फिर किसी और मुकदमे में उनकी जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी जाएगी। लेकिन जो ऑप्शंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान साहब के पास, वो और क्या हैं? वो यही है कि कानून के अंदर रहते हुए आप इसी तरह से कर सकते हैं, अदालतों से रुजू कर सकते हैं, ज़मानत के लिए अप्लाई करते जाएँ, दूसरे मुकदमा है तो उसमें भी आप अप्लाई करें, बाकी यही ऑप्शंस हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है वो इन कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर रही है। शेख रशीद साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है। शेख रशीद साहब जो है वो आज जो पिंडी की लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच की जो अदालत है वहाँ पर पहुँची और अकेले ही पेंट कोट पहनकर शेख रशीद साहब जो है वो पहुँच गए वहाँ पर और एक बड़ा रिलीफ लेकर आए हैं अदालत से वो। और उनको रिलीफ ये मिला है कि जो उनकी हवेली थी, लाल हवेली, उसको सील कर दिया गया था, वो डीसील करने के जो अहकामात हैं वो आ गए हैं। तो शेख रशीद साहब को ये अहम जो रिलीफ है
वो मिला है अदालत से। और खैर अच्छी खबर है उनके लिए भी, एटलीस्ट उनकी जो हवेली है वो डीसील हो गई है। उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था मुनीफ फ़ारूक को, और फिर उसके बाद उनके भी शायद मामलात वगैरह ठीक हो गए होंगे, तो अब जो है वो उनकी भी जो हवेली है वो डीसील करने के जो अहकामात हैं वो सामने आ चुके हैं। सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन हैं वो भी 9 मई के बाद से गिरफ़्तार हैं, और 2-3 मरतबा तकरीबन उनकी भी गिरफ़्तारी डल चुकी है ज़मानत के बाद। तो अब उन्होंने किया है जी कि सनम जावेद की जानिब से तौहीन अदालत में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। तो बुनियादी तौर पर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस की जानिब से रिपोर्ट दी गई थी कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात हैं, जबकि इसे ज़मानत के बाद तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है। यानी कि पहले जब अदालत ने रिपोर्ट मांगी तो उसमें उन्होंने कहा जी कि 2 ही मुकदमात हैं, उनमें उनको ज़मानत मिली, लेकिन जैसी ही ज़मानत मिली तो उनको फिर तीसरे मुकदमे में भी गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी कि ये अब तौहीन अदालत के उसमें ज़ुमरे में आती हैं दरख्वास्त में जो कहा गया है, क्योंकि उन्होंने एक किस्म की फिर अदालत से गलत बयानी की कि 2 मुकदमात, अगर 3 थे तो आप तीनों का बता देते, ताकि उस लिहाज से फिर अदालत जो है वो इन केसेस को देखती। तो ये सनम जावेद की जानिब से तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। इस पर भी आज ही लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी, अभी हुई नहीं है। इस पर भी जो अपडेट्स आती हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी इसमें ये लेटेस्ट है कि सनम जावेद की जानिब से जो एक दरख्वास्त है तौहीन अदालत की वो दायर कर दी गई है। इसके अलावा भी खैर मेरे ख़्याल से कि अदालत शायद उस तरह से अपने फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने में भी कामयाब शायद नहीं भी हो रही। कितनी तौहीन अदालत की और इस किस्म के मैटर्स से, ख़ास तौर पर सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था उन्होंने इलेक्शन करवाने का जो फ़ैसला था वो दिया, लेकिन उस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इम्प्लीमेंट ना होने के ऊपर फिर कोई जो एक्शन है वो भी नहीं लिया गया। तो फिर उसके बाद वहाँ से मामलात एक जो सूरत हाल है तब्दीली की तरफ कि भाई बस फ़ैसले नहीं अदालतों के मानने, अदालतों के फ़ैसले नहीं मान रहे तो कार्रवाई किसने करनी है, वो तो आगे जो सिस्टम है जो आगे इंतज़ामिया है उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है, तो वही नहीं मान रहे तो फिर किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। तो बहरहाल देखें इसके ऊपर आगे क्या होता है। आखिर में इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से आपको बताता चलूँ तो एक ख़बर जो है वो सामने आई थी कि 28 जनवरी को जो इलेक्शंस हैं वो होंगे, यानी कि पोलिंग डे जो है वो 28 जनवरी होगा, 28 जनवरी 2024। और सिर्फ तारीख़ आई थी, जो शेड्यूल था वो सामने नहीं आया था कि शेड्यूल इसका क्या होगा। यानी कि आपने कागजात नामज़दगी अभी जमा करवाने हैं, जांच पड़ताल ये होगी, इंतखाबी निशान तब अलाट किया जाएगा, तो ये सारा शेड्यूल नहीं आया था, लेकिन सिर्फ इलेक्शन की डेट की जो ख़बर थी वो सामने आई। लेकिन इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चूँकि ये केस पेंडिंग है, 2 नवंबर को इस केस की समाअत होना है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इलेक्शन कमीशन जो जवाब जमा करवाएगा उसमें वो बता देगा कि ये पोलिंग डे है। उसमें 28 नवंबर भी दे सकता है, या अगर फ़र्ज़ करें फरवरी का हुआ तो फरवरी का पहला वीक या कोई जो वीकेंड है वो रख दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एटलीस्ट ये बता दिया जाएगा। और इलेक्शन ऑन द कार्ड इस वक्त लग भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इस तरह से भी चीज़ें आ रही थी कि हो सकता है कि जनवरी में भी जो इलेक्शंस हैं वो ना हों, लेकिन चूँकि मैटर में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो चुकी है, वहाँ पर भी केस है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। तो वो फिर अपना कोई जवाब दे देगी, जो उन्होंने पहले भी कहा जी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या 28 तारीख है या कोई भी तारीख होती है, एटलीस्ट वो तारीख अगर दे देती है अपने जवाब में, और फिर उसके बाद ये डिसाइड हो जाती हैं कि चलें जी इसलिए 90 रोज़ में नहीं हुआ और ये तारीख़ है, और फिर उसके बाद ये जो शेड्यूल है हम इस टाइम दे देंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी होगी। लेकिन खैर पहले भी इलेक्शन का एक फ़ैसला हुआ तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अगर अभी भी इलेक्शन कमीशन एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेट दे भी देती है, वहाँ से भी अनाउंसमेंट हो जाती है तारीख़ की, तो उसके बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो पहले भी हो चुका है तो शायद अब भी हो जाए। लेकिन खैर अगर डॉट्स को देखा जाए तो इस मरतबा शायद इस तरीके से ना हो, और जो वो तारीख़ दें और फिर उसके बाद जो अनाउंसमेंट हो इलेक्शन उस तारीख़ के ऊपर हो जाए। तो ये इस हवाले से भी एक अहम अपडेट थी, अहम डेवलपमेंट थी। राय का असर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।